बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। 25 दिसंबर है और आज बिलाशुबा एक बड़ा दिन है। इस बड़े दिन के हवाले से भी हमने बात करनी है। जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है, वहीं क्रिसमस बिरादरी अपनी तकरीबात में इस वक्त मसरूफ़ है। साथ साथ आपको मनाजिर उसके भी दिखाते रहेंगे जहां जहां दुआया तकरीबात हो रही हैं। इसके अलावा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बर्थडे के हवाले से भी ज़रूर हमने आगे चल के सेगमेंट शामिल करना है। अभी हमने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ जाना है। शहर में धुंध बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को मैसेज ये है कि प्लीज़ मोहतात ड्राइविंग कीजिए। जो लोग शहर से बाहर जा रहे हैं वो भी ज़रा टाइमिंग वगैरह देख के जाएँ। जो शहर में आ रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली मोटरवे भी बंद है तो प्रॉब्लम हो रही होगी। बात का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस तरह के मौसम में, क्योंकि आगे अब धुंध की शिद्दत बढ़नी है, एहतियात ज़रूर कीजिए। अब आ जाते हैं जी प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ, जो कि हम करते हैं जी टॉप स्टोरी से। आज की पहली खबर, इंतखाबी दंगल के लिए पहलवान सामने आ गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के कागजात भी जमा। इसके बाद जी मोहसिन पंजाब का सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी इकदाम क्या है, आपको शो में बताएंगे। पंजाब की तारीख में पहली बार 1 करोड़ लाइसेंस का इजरा मुमकिन हो गया। और लाहौर के टाउन्स में रजिस्ट्रियों की मद में करोड़ों रुपए की टैक्स की बेज़ाब्तियों का मामला भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो आज 25 दिसंबर है, जैसे कि मैंने कहा कि जी क्रिसमस की तकरीबात भी चल रही हैं। दूसरी तरफ ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की सालगिरह के हवाले से भी शहर में तकरीबात होंगी। तो क्योंकि राव साहब बीट करते हैं तो उनकी तरफ पहले चलते हैं, उनसे आगाज कर लेते हैं। आज उनके लीडर की बर्थडे है। जी राव साहब। नहीं, मेरे लीडर नहीं है मेरे लीडर नहीं है, इदारे की तरफ से मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बॉल मेरी तरफ ना फेंके, वापस आता है आपके पास, आप इजी रहे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इदारे की तरफ। अगर इदारा मुझे पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ या किसी भी और जमात या जमात इस्लामी पर डिप्यूट करेगा तो वो मेरे लीडर्स नहीं होंगे। वो मेरी एक सहाफ़ती जिम्मेदारी होगी जो मैंने पूरी करनी है। और परेशानी होगी और पॉलिटिकल लीडर्स और बिल्कुल इस पे चूंकि 73 बरस उम्र पूरी हुई है उनकी, अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ दे और जो उनकी तमन्नाएं वो पूरी फरमाए। और इसी तरह से बानी पाकिस्तान की भी आज बर्थडे है। वो जहाँ भी है अल्लाह ताला उन पर अपना खास करम फरमाए। अल्लाह ताला उनकी काविशों की वजह से, उनकी जद्दोजहद की वजह से, उनकी लीडरशिप में, उनकी डायनामिक लीडरशिप की वजह से बानी पाकिस्तान की आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में। और ये जो मुझे अभी आज़ाद सी मैं ज़रूर करूँगा कि अभी कुछ अर्सा पहले एक जमात थी जो कि नारे लगाया करती थी कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। इनको आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। बिल्कुल आपने अगर ये कश्मीर या फ़लस्तीन में होते तो फिर इनको, या भारत में ही वंदन होते तो इनको आज़ादी की अहमियत का एटलीस्ट ज़रूर अंदाज़ा होता। यहाँ पर आज़ाद फ़िज़ाओं में आप घूम रहे हैं, जिस पर मर्जी आजादाना तौर पर बहुतान तराशी के पहाड़ आप खड़े कर रहे हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह ताला की उन नेमतों में से है कि आप इसका जितना शुक्र अदा करें कम है। आज़ाद फ़िज़ाओं में आप रह रहे हैं तो फिर भी चूँकि नाशुक्री गालिब रही है हमेशा से, तो अल्लाह करे कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जिनकी वजह से आज पूरी कौम जो है वो सुख का सांस भी ले रही है। जी एक कमेंट शाहिद सिप्रा साहब की तरफ, फिर मैंने आपकी तरफ आना है पहली खबर। जी शाहिद सिप्रा साहब, आज के दिन की मुनासिबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो मसीही बिरादरी है, जो हमारे यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं और भी जो लाहौर में बसते हैं, दीगर शहरों में बसते हैं, उनको बहुत सारी उनकी जो ईद है उसकी खुशियाँ मुबारक हूँ। दूसरा, आपने जिक्र किया कि लीडर की सालगिरह है, तो राव दिलशाद ने तो कहीं से टिकट नहीं लिया, जिनके घरों में टिकट जाते हैं उनको भी मुबारकबाद। ठीक है। और तीसरी बात है आपने राव साहब की साइड ले ली। उनको पता है। तो अब बात रही कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिस तरह
आप दोनों जिक्र कर रहे हैं कि आज़ाद रियासत क्या होती है, कि आप अपना आपका आइन हो, अपने कवानीन और ये फलस्तीन गजा की सूरत हाल देख के यकीन माने ज्यादा हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल भारत को आज़ाद, आप भारत में मुस्लिम के साथ क्या होता है आप देख लें, मकबूजा कश्मीर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो उसके बाद हमें चीज़ें नज़र आती हैं। हम आज़ादी को कुछ और तासुर देकर कोई और सियासी तरफ ले जाएं तो वो और बात है, लेकिन आज हम एक आज़ाद रियासत में यहाँ पे बसते हैं, हमारे पास अकलियत भी है, जिस तरह आज उनका दिन भी है, उनको आइन के मुताबिक तमाम हकूक दिए जाते हैं। अकलियत को उनकी इबादत गाहों में इबादत करने का जो तस्वुर है, उनको अपने जो उनके त्यौहार हैं उनके मनाने के हवाले से सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? तो ये वही थे मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, और उसके बाद आपके बानी पाकिस्तान कायदा मोहम्मद अली जिन्ना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए, और फिर इस आज़ादी को कायम और दायम रखने के लिए हमें दुआएं भी करनी चाहिए और फिर अपना कुछ हिस्सा भी उसमें डालना चाहिए। कायम रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों पे है उनकी बात कर लेते हैं, इंतखाबी दंगल की तरफ आ जाते हैं और इनकी काविशों की कोशिशों की बात कर लेते हैं कि ये सिर्फ अपने लिए कोशिशें करेंगे कि मुल्क के लिए भी कुछ होगा। आज की लीड स्टोरी है, इंतखाबी दंगल के लिए पहलवान सामने आ गए, नवाज शरीफ और बिलावल के कागजात भी जमा हो गए। ये बड़े नाम हैं और इनके हल्के जहां से इन्होंने कागजात जमा कराए हैं, वहां की सूरत हाल क्या है, राव साहब इस पे रोशनी डालेंगे। राव साहब देखिए, मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो दो हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लाहौर का NA 130 जो उनका आबाई हल्का है, जो पहले 120 हुआ करता था, फिर 125 हुआ और अब उसका नंबर 130 है। वही एरिया है सारा जो उनका आबाई हल्का, जहाँ से वो 20 साल पहले भी इलेक्शन वहीं से लड़ते थे। तो इसके अलावा NA 15 मानसरा KPK का हल्का है जहाँ से मियां नवाज शरीफ लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए कुछ सवालात थे जब इनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए बिलाल यासीन आए और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए, तो मैंने भी सवाल ये पूछा था कि उनकी चूँकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट से सज़ा है मियां नवाज शरीफ की वो इंटैक्ट है, तो उस पर उन्होंने कहा कि सब कुछ क्लियर है, कोई मसला नहीं है, जो कानूनी टीम है उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तो मेरा जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मैंने और भी जो लीगल फ्रेटर्निटी उनसे बात भी की कि इसका स्टेटस क्या होगा, तो वो तो सज़ा अभी इंटैक्ट है, तो इसका मतलब है कि इनके कागजात नामजदगी इस सतह पर तो रिजेक्ट होंगे, बाद में कोर्ट ही डिसाइड करेगी, क्योंकि जिन केसेस की बुनियाद पर उनको सज़ा हुई, जिन केसेस उन केसेस में तो वो बरी हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो अभी तक इंटैक्ट है उसका स्टेटस उसी तरह से हो सकता है, बिल्कुल असरअंदाज होगा भी, लेकिन उसके लिए हल्के के वोटर को एतराज करना जरूरी है। अच्छा। जो उस हल्के का वोटर होगा वो एतराज करेगा, और अगर वो एतराज करेगा तो फिर उसका एड्रेस भी होगा, कोई ना कोई उसका नाम भी होगा, जाहिर है, तो वो जाहिर है ये भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कानूनी रुकावट है आ सकती है मियां नवाज शरीफ के कागजात में, लेकिन बहरहाल बड़े पुरअज़्म हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि हम तो बस, चूँकि मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि उसने कहा कि एक बच्चा फर्स्ट आता है तो उसकी माँ पूछती है रेस में कितने लोग थे, तो वो कहता मैं अकेला ही था। तो आपने कहा हमेशा इसी हल्के से इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब लड़ते हैं, तो वो हमेशा वाला वही एक जोश वलवला कारकुनों का वहां पर है उनका। अच्छा। वहां पर उनका जो वोट बैंक है, आपको शायद याद नहीं है, प्रीवियस इलेक्शन में हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था और उस टीम का मैं भी हिस्सा था जो सर्वे कर रही थी, और हमने हर घर में जाकर, तो वो बड़ा एक वाजिया सी बर्तरी है। अच्छा। हालांकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने काफ़ी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कोशिश की, पेनिट्रेट किया वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी वहाँ पर जो साख है वो नहीं, वहाँ पर वोट बैंक है मुस्लिम लीग नून का। यानी आप अगर अंदरून शहर NA 118 की बात करें या NA 130 की बात करें या NA 119, ये तीन हल्के बिल्कुल पैरेलल हैं। NA 119, NA 118 और NA 130, तीनों से जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, जिनमें नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज कॉन्टेस्ट करने की जा रही है। उससे पहले 117 है। 117 में इश्यूज अभी तक हम देख रहे हैं कि वो वहाँ पर ग्रीन सिग्नल तो मलिक रियाज को मिला है, लेकिन वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की बात भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि माजी में जब भी सीट एडजस्टमेंट हुई है तो शादरा का जो हल्का है उसका नंबर
कभी 97 रहा है, कभी मुख्तलिफ नंबर है, कभी 118 रहा है, कभी 123 रहा है, पहले उसका 123 नंबर था। तो वो नंबर्स उसके तब्दील चूंकि डीलिमिटेशन की वजह से होते हैं। तो शादरा के हल्के में अभी तक जो है वो कागजात नामजदगी तो जमा करवाए, आसिफ हाशमी साहब ने पीपल्स पार्टी से वहाँ पे जमा करवाए हैं, जबकि मलिक रियाज साबका MNA वहाँ पर एक तवील काउंसलर से MP और फिर 2-3 मरतबा MNA का इलेक्शन भी लड़े। तो हर हल्के में कैंडिडेट मौजूद है मुस्लिम लीग नून के पास। NA 120 में भी मरियम बीबी ने कागजात जमा करवाए, जबकि वहाँ पे सुहेल शौकत भट्ट भी उम्मीदवार है। ख्वाजा साद रफीक का भी सुनने में आ रहा है कि वहीं से उनके भी कागजात वहाँ पर जमा हुए। 121 में सरदार याद सादक और शेख रुहेल असगर दोनों आमने सामने हैं, टिकट के मामले पर डिसाइड कुछ नहीं हुआ। NA 122 में अलीम खान भी इलेक्शन की। अच्छा, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो काफी स्ट्रांग मुकाबला देखने में आ सकता है, लेकिन मेरे सामने एक और बड़ा नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी 127। हाँ, मुझे शाहिद फिक्रा साहब का इस पे ओपिनियन जानने। देखें, वो ये हल्का जिसमें हम बैठे हैं मेरे ख्याल में, और यहाँ पे जब आखिरी इलेक्शन हुआ और गिल साहब जब उनके कैंडिडेट थे, लेकिन अब और उस टाइम वाले सिनेरियो में तो सिनेरियो में एक ऐसा वोटर भी एग्जिस्ट करता है जो उस वक्त भी था, उसने कहीं ना कहीं जाना है, और वो अगर शेर की तरफ नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली कोई और निशान पे उसको अपना आके राह दही तो इस्तेमाल करना है। उस वक्त भी यही जो है चीजें आई और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। देखें, ये राव साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वो तो एक पूरी लेन है ना, कि आप वहां से निकले अंदरून लाहौर से और उसके बाद शादरा और उसके बाद क्रीम ब्लॉक और क्रीम पार्क और अमीन पार्क, और ये तो इनका इलाका है शादबाग का, और ये सारे इलाके ये वो है जो नून लीग का हल्का है, जिसको नून लीग का गढ़ ही कहा जाता है। अब जहां हम बैठे हैं, ये भी सीट अगर माजी में देखें तो नसीर भुट्टा भी यहाँ से MNA रहे हैं, उसके बाद वहीद आलम खान भी रहे हैं, उसके बाद अभी परवेज मलिक शाइस्ता परवेज मलिक भी उनके पास भी रही है। लेकिन ये जो इंतखाबात गुज़श्ता हुए, अच्छा, अब पीपल्स पार्टी अच्छा, बिलावल का खुद इलेक्शन लड़ना, ये बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि, और जिस तरह आजकल की उनकी तकारीर हैं, आप उनको सुने, और वोटर्स की जिस तरह वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं और तकारीर में उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि कारकुनों को हमने किस तरह रिस्पेक्ट देनी है, लीडर्स के नजरियात से इख्तलाफात या फिर कारकुनों के साथ हमने चलना है, ये सारी चीजें जो हैं आज वोटर देख रहे हैं। दूसरी बात कि आज से अब अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो वो वोटर उस तरह नहीं है। आज सोशल मीडिया है, आपके पास बाकी मीडिया है, आप अपने जराए हैं, और चेंज जो है उसमें है। अब नौजवान नस्ल ने इस वक्त डिसाइड करना है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और वोटर किसके साथ जाता है। जिस तरह राव साहब कह रहे हैं कि लाहौर के सारे उम्मीदवार हैं, मजेदार बात तो अब आनी है कि एक हल्के में 2 बड़े बड़े नाम हैं और उनमें से एक को टिकट मिलना है। जिस तरह मैं एक ही मिसाल दे देता हूँ, शेख रुहेल असगर का अपना हल्का है, साथ में अगर सरदार याद सादिक है तो नून लीग के लिए डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरह ख्वाजा अहमद हसन है, साथ में हाफिज मियां नुमान है। देखें, नहीं, वो ख्वाजा साहब विथड्रॉ कर गए, वो MNA के कागजात ही जमा नहीं कराए, उन्होंने कराए, हाफिज साहब फिर लड़े। ये इस तरह के बड़े नाम जो आमने सामने आएंगे तो उसके बाद आप देखें खुद पार्टी के लिए खुद मुश्किलात जो है वो बनती है कि हमने किसको इलेक्शन लड़ाना है, किसको MPA की सीट पे लड़ाना है। और ये बड़े नाम जो है हमेशा NA ही लड़े हैं, ये कौमी असम्बली में ही गए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बात कहना कबल वक्त होगा कि वोटर कहाँ पे जाएगा, क्या होगा। अभी तो इनिशियल स्टेज है, इलेक्शन यानी दंगल खूब सजेगा, मजा आएगा, देखिए होना भी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मुझे ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ लेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जहां बहुत सारे अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, मुझे हमेशा ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा खुशी किस चीज के लिए होती है, जो अस्पतालों में काम किया जा रहा है। बीइंग अ रोड यूजर, नो डाउट, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को फायदा हुआ है। आपका फ्यूल भी जो है वो कम होता है, टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है जब हमने सुबह दफ्तर टाइम पे पहुंचना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी पर्सनली होती है जो अस्पतालों में काम हो रहे हैं। परसों हमने आपको मनाजिर दिखाए कि सुबह सवेरे CM साहब चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंच गए। यकीन माने, एक दफ़ा मेरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाना हुआ और मैं वहां से इस कदर परेशान निकली थी कि मैं सारा दिन उसी ट्रॉमा में रही। जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, दूसरों के बच्चों को देखते हैं कि एक बेड पे 3-3 बच्चे पड़े हैं,
सो मैं सारा दिन यही दुआ करती रही कि अल्लाह ताला कभी किसी के बच्चे बीमार ना हो। अस्पतालों के लिए जो काम किया जा रहा है बिलाशुबा ये ना तो मैंने कभी मिसाल देखी है, और जिस तरह किया जा रहा है ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। 15 हॉस्पिटल में फालिज के इलाज के लिए प्राइमरी स्टॉक सेंटर का कयाम अमल में लाया गया है। इससे कबल भी क्या ये था शायद सिप्रा साहब? मेरा नहीं ख्याल के कोई इस तरह, अगर होगा भी सही तो वो फाइलों की हद तक महदूद होगा। अदरवाइज आपको पता है कि माजी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने कितने इकदाम किए, हर प्रोजेक्ट को 8-8, 10-10 साल के बाद तो मुकम्मल किए हैं। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी निगरान सेटअप में मुकम्मल किए जा रहे हैं, और वो ज़ाती दिलचस्पी लेके जो है वज़ीर आला की जानिब से उसके बाद मुकम्मल हुए हैं। देखें, जो आप अपने इंट्रो में कह रही हैं कि खुद अल्लाह ना करे कि किसी का बच्चा, किसी का रिश्तेदार कोई भी बीमार हो और उसको हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल पर इलेक्शन तो लड़े जाते हैं, हॉस्पिटल इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आप देखें कि 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपकी, एक अद्वियात का मिल जाना, दूसरा आपको बेड मिल जाना, और डॉक्टर्स की जानिब से ट्रीटमेंट जो है उसका मुनासिब तरीके से। मौजूदा तीसरा मरहला है, पहले बेड मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। मौजूदा जो सीएम है उनका फोकस किस बात पे है? उनका ज्यादा है कि आपकी बिल्डिंग्स हों, आपके पास वार्ड्स हों, आपके पास एमरजेंसीज हों, उसमें बेड्स अवेलेबल हों, डॉक्टर्स और अमला जो है आसानी से ट्रीटमेंट कर सके। तो ये कबल अज़ वक्त जो करने वाली बातें थी, बहुत अरसा पहले करना चाहिए था। आबादी किस तरह बढ़ रही है, लाहौर से तो नहीं आते इतने ज़्यादा पेशेंट्स, आपके तो मज़ाफ़ात से बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। इवन आपके फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उसको लाहौर रेफर किया जाता है। इवन मुल्तान में निश्तर है, बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन आपको वहाँ भी अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो उनको लाहौर यहाँ रेफर किया जाता है। लाहौर रेफर क्यों किया जाता है कि सीनियर डॉक्टर भी मौजूद हैं और आपके पास फैसिलिटी भी मौजूद है। लेकिन आप सीएम को जब भी मीडिया टॉक करते सुने डॉक्टर्स के बारे में, तो आपको वो हमेशा यही के दरख्वास्त करते हैं कि डॉक्टर्स अपना काम करें। अगर डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे तो आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये बिल्डिंग ये अरबों रुपए लगाकर इतने बड़े जो अमारात का खड़ा कर देना, फायदा उस वक्त होगा जब आपके वहां पे मौजूद लोग काम करने के आदी हो जाएंगे। देखें, अब पहला खिताब जो सर्विसेज हॉस्पिटल में वजीर आला ने किया था, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था। उन्होंने कहा था कि आपकी बेल सुनने के लिए पीएन भी आपके ऑफिस के बाहर मौजूद होगा, लेकिन आपको काम करना होगा। यानी मैक्सिमम सहूलतें आपको मिल जाएंगी, आप काम करें। अच्छा राव साहब, मैं आपसे थोड़ा सा हटके सवाल करना चाह रही हूँ। ये जो इंतखाबी दंगल की हमने ब्रेक से पहले बात की, नारे हमेशा ये होते हैं, तालीम, सेहत, इस तरह का काम हमने कभी नहीं देखा। नारे तो नारा अभी भी यही है, नारे ही नहीं होते, मंशूर भी होता है, मंशूर भी यही होता है, और उसके अलावा तकरीरों में भी यही होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अमलन हम उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से मंशूर में बताया जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। सिर्फ नारों में सारा जो टैक्स आप कलेक्शन करते हैं वो तालीम और सेहत के नाम पे करते हैं, लेकिन तालीम और सेहत के हिस्से में कितने पैसे आते हैं वो आप बजट के अगर अदादोशुमार देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आज भी तालीम और सेहत निगलेक्टेड है। प्राइवेट सेक्टर के रहमो करम पर इसको छोड़ दिया गया है। एनीवे, अब हम इस स्टोरी की तरफ आए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो खुदा न खास्ता किसी मरीज को फालज होता है, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा इम्कान होता है फालज के हवाले से, तो पैरालिसिस की जो स्टेज होती है, अगर तो इसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जो बहाली है, रिहेबिलिटेशन है, वो मुमकिन है जल्दी हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। अब स्ट्रोक सेंटर का क्याम लाहौर शहर के 5 अस्पताल है, जिनमें सर्विसेज म्यू अस्पताल, गंगाराम, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और जिना हॉस्पिटल, यानी ये इकदाम करके आप शहर के चारों अतराफ को कवर करने की कोशिश की गई, ताकि कहीं से भी पेशेंट आता है 7 से 10 मिनट के वक्फे पे तो वो उसको ट्रीटमेंट मिल सकेगा। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, और इससे आगे कोई खिदमत नहीं है। अगर आप कहें कि कोई खिदमत इससे आगे है तो मैं नहीं समझता कि मरीजों की दाद रसी करने की नीयत से आप कोई काम करें, और उससे बढ़ के कोई नेकी भी नहीं है। आप ये काम नेकी का काम समझ के करें। तो सियासी हुकूमतें जो करती रही हैं, सियासी हुकूमतों की बात सुन लें कि अगर एक हुकूमत ने काम शुरू किया है तो दूसरी हुकूमत में घड़ी वार्ड की मिसाल मैं दूंगा। 10 माह में मेट्रो बनती रही है यहाँ पे, लेकिन जो घड़ी वार्ड का टावर था वो चूंकि परवेज दाई ने शुरू किया
और उसको बनाने के लिए हमें 10 साल लगे। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत 10 साल रही और 10वें साल में जाके वो मुकम्मल हुआ। तो ये इस तरह से अगर आप प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं हेल्थ के मामलात को, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। गो के मनावा, समनाबाद, सब्जाजार, रायविंड, कान्ना, मियां मीर, ये हॉस्पिटल्स बने, सब्जाजार, ये अच्छे यूनिट्स बने, लेकिन यहां पर अगली हुकूमत ने आके जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना था वो पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी सोडीवाल का जो अब्दुल रहीम अस्पताल है वहां पर शॉर्टेज है। समनाबाद के अस्पताल में आप जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर अमले की किल्लत है। तो ये मसाइल जब ये मामला सियासत की नजर हो जाएंगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत सारे लोगों को देख भी रही हूं और लोगों का फीडबैक भी सुन रही हूं। जो निगरान गवर्नमेंट काम कर रही है, लोग कह रहे हैं कि यही गवर्नमेंट रहनी चाहिए, ये लोगों का फीडबैक है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास जी खबर क्या है? लाहौर के टाउन्स में रजिस्ट्रियों की मद में करोड़ों रुपए टैक्स की बेज़ाब्तियों का मामला है। एफबीआर के ऑडिट से विद होल्डिंग टैक्स में करोड़ों रुपए में इजाफा। राव साहब, क्या मामला है ये? देखिए, इजाफा की खबर से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अब आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, चाहे आपकी अपनी विरासती जायदाद है, वो आप फरोख्त कर रहे हैं, तो आपको गेन टैक्स अदा करना है। तो गेन टैक्स के मामले पर हमने देखा है कि तमाम जो 9 के 9 टाउन्स हैं, इनके सब रजिस्ट्रार्स वहाँ पर इश्यूज हैं। सब रजिस्ट्रार्स अगर नहीं भी इसमें मुलविस होते, तो जो निचला अमला है वो फेक रसीदें तैयार करता है। और वो लोगों के लिए मामला इतना मुश्किल है, इतनी पेचीदगी है, पैसे लिए बगैर काम नहीं होता। देखिए, आपने गेन टैक्स जो है वो फाइलर के लिए अलग कैटेगरी है और नॉन फाइलर के लिए अलग कैटेगरी है। यानी अगर आपने मतलब मैंने 7 मरले का अगर प्लॉट फरोख्त किया है, तो मैंने 63,000 रुपये गेन टैक्स अदा करना है सरकार को। जबकि दूसरी जानिब जो मुझसे खरीदने वाला जो मुश्तरी है, जिसको इस लैंग्वेज में मुश्तरी कहते हैं, खरीदार को, उसने अपनी जो रजिस्ट्री करवानी है, अगर वो फाइलर है तो तकरीबन जो डीसी रेट है वहाँ का या एफबीआर रेट है, उसके मुताबिक 7 से 9% उसको, और उसके अलावा अगर वो नॉन फाइलर है तो तकरीबन 13% एक्सपेंडिचर्स उसको बर्दाश्त करना पड़ते हैं, तो उसको बल्कि अदा करना पड़ते हैं। तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो इकट्ठे होते हैं सरकार की मद में। लेकिन इसमें फेक रसीदों का मामला बड़ा संजीदा है। अगर उस पर थोड़ी सी नजर कर ली जाए तो 40 करोड़ से कहीं बढ़कर, चूंकि खरीदो फरोख्त तो शहर में हो रही है ना, इससे तो कोई इनकारी नहीं है, तो इस मामले के ऊपर थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत है एफबीआर को भी, और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार्स के दफातर हैं, वहाँ पर भी कोई नुमाइंदा ज़रूर एफबीआर को पॉइंट करना चाहिए कि हर रजिस्ट्री जो आ रही है उसका गेन टैक्स जो अदा किया जाता है वो सरकार के खाते में भी जा रहा है या नहीं जा रहा, या वो सिर्फ साथ में एक प्रिंटेड कंप्यूटर की निकली हुई रसीद जो है वो डाल रहे हैं। मसलन मैं ये शहरी भी बिल्कुल इस हवाले से आगाह रहे कि पहले ये होता था कि गेन टैक्स था ही नहीं, फिर उसके बाद 3 साल की कैटेगरी गई। 3 साल के से पहले अगर अपनी जायदाद आप फरोख्त करते हैं तो फिर आपको, अब आपने बेशक विरासती जायदाद बेचें, जब भी खरीदी हो फरोख्त करें तो गेन टैक्स लाजमी है। लेकिन गेन टैक्स के मामले में एफबीआर के पास जाता है या नहीं जाता, इसको देखने की जरूरत है। अगर इसको शफाफ बना लिया जाए तो 40 करोड़ तो क्या, ये 140 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जो गेन टैक्स की मद में जमा हो सकते हैं, जो कि एडिशनल पैसे होंगे। रजिस्ट्रियों की मद में तो अलग है, जिसमें कारपोरेशन को भी हिस्सा जाता है, एक्साइज को भी जाता है शेयर, वो तो अलग से पैसे हैं। लेकिन ये गेन टैक्स एफबीआर के पास जाता है, तो इसको शफाफ करने बेहतर किया जा सकता है अगर आप इस पर नजरसानी रखें। हमारे पास 2 मिनट है। शाहिद सिप्रा साहब, पहली बार हुआ है पंजाब की तारीख में कि 1 करोड़ लाइसेंस का इजरा हुआ है, यानी आप करवा सकते हैं जो आपने करवाना है, बस विल होनी चाहिए। नहीं, विल नहीं होनी चाहिए, साथ में थोड़ा डंडा भी होना चाहिए। ये आपने सही कहा। उसके बगैर हमारी जो ये पैसों वाले मामले पे भी 60 से जो 1000 पे जा रहे हैं, आई थिंक ये भी एक वजह है कि लोग नहीं, उस पे वो सीएम साहब की जस्टिफिकेशन आ गई, एक वो जो कार्ड बनाते हैं उसका एक्सपेंस है और वो सारा है, कोई इतना बड़े पैसे नहीं है। देखें, लाइसेंस, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी ड्राइव करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लाइनों में लगे बुजुर्ग जो हैं 50-50, 60-60 साल, जिन्होंने कभी जरूरत ही महसूस नहीं की, उनको पता 200 चलान या 300 चलान आ जाना ना। मोटरवे पे भी 300 चलान हुआ करता था इसका।
तो मुझे बताएं कि 300 या 200 या हम तो यहाँ 2000 5000 तक भी हेलमेट की बुनियाद पर चलान देने का, हम तो बहुत दिलेर कौम है ना चलान देने में। ये बनाने का मकसद क्या है? बेसिकली तो हमने मकासद की तरफ आना है ना। बनाने का मकसद क्या है कि आपके जो रोड यूजर्स हैं वो आपके ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक गाड़ी चलाएं, बिलखसूस जो बाइक है और जो गाड़ियां हैं वो अच्छे तरीके से चलें तो ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो, ताकि आपकी गाड़ी का बम्पर ना लगे। मोटर बाइक्स जो लेफ्ट राइट होते हैं गाड़ी चलाने नहीं देते, हम सबके साथ ये मसाइल होते हैं। नहीं जी, बीइंग अ रोड यूजर आप ये चिंची का बहुत बड़ा इशू आने वाला है। देखें वो उनके रजिस्ट्रेशन की वो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आना चाहिए। हम दूसरे पहलू देखें तो वो कहते हैं बेरोजगारी का मामला है, लेकिन पहली जरूरत है कि उसकी रजिस्ट्रेशन फायदा ये आपकी जात को होगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आएंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो नाज़रीन, आपको पता है जी, हम अपने प्रोग्राम में जिनकी बर्थडे होती है उनको विश करते हैं और उनकी बर्थडे को मजीद स्पेशल बनाते हैं। आज एक बहुत बड़ा नाम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हमारी जिंदगी पे क्या एहसान है, इसके लिए तो अल्फाज में अगर बंदा बयान करना चाहे तो बयान कर ही नहीं सकता। आज जो हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, आज जो हम अलग कौम कहला रहे हैं, आज जो हम अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, आज़ाद फिजा में सांस लेना अल्लाह ताला की एक कितनी बड़ी नेमत है। मेरे ख्याल से ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। आज पूरी दुनिया की मिसाल हमारे सामने है। अपने कश्मीरी भाइयों को देखें तो जो मुजालिम उन पर ढाए जा रहे हैं, उसके बाद हमें कायद-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। सो आज उन्हीं हस्ती की सालगिरह है जिनकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारा ये मुल्क, प्यारा मुल्क पाकिस्तान यहाँ पर है। सो हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम आज आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं और इस एहसान को चुकाना हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करके है, अपने मुल्क की हिफाजत करके है। और किसी को कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। तो नौजवानों को आज ये अज़्म करना है कि उन्होंने अपने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है और अपने मुल्क का मुस्तकबिल उन्होंने रोशन करना है। सो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जी आज सालगिरह है कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जहां शहर भर में तकरीबात हो रही हैं। वहां पर हम भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ये रिवायत है जी, अहम पर्सनालिटीज़ के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ आप लोगों की बर्थडे को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाते हैं। सो जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सालगिरह मना रही है, वहां पर हम जी विश करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद नवाज शरीफ साहब को। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अभी आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे और वो है जी आज का मौसम। मौसम की सूरत हाल हमें कोमल बता रही हैं। जी कोमल, ओवर टू यू। बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। धुंध ने भी शिद्दत अख्तियार कर ली है। हद निगाह में इस वक्त भी अच्छी खासी कमी महसूस की जा रही है। शहर लाहौर में फॉग में अब हर दिन के साथ जो है वो इजाफा देखा जाएगा और फॉग बढ़ने की वजह से शहर लाहौर के बासियों को बेहद मुश्किलात का सामना रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब फॉग बढ़ जाएगी तो जो चीज़ें हम इजीली देख सकते हैं और इवन अब तो इस कदर ज़्यादा बढ़ेगी कि हम अपने पास खड़े शख्स को भी नहीं देख सकेंगे। तो आने वाले दिन जो है वो मज़ीद कठिन होंगे, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मज़ीद मुतासिर होगी। तो लाहौरिये जो है वो अपनी एहतियात करें। लाहौरिये ऑब्वियस सी बात है बेहतियाती तो करेंगे, फिर उसका खमियाजा भी भुगतेंगे। तो इसलिए जो है वो कोशिश करें कि किसी भी किस्म के हादसात से बचने के लिए अपनी एहतियात को यकीनी बनाएं। हम जो है अपनी एहतियात यकीनी बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने साथ साथ और भी बहुत सी जानों को जो है वो नुकसान से बचा सकेंगे। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से। तो AQI की मजमूई शरह सुबह 192 रिकॉर्ड की जा रही थी और इस वक्त 343 तक जा पहुंची है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एकदम से क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा रेस कर जाता है कि पूरी दुनिया में आलूदा तरीन लाहौर करार दिया जाता है फिर। तो इसलिए जो है लाहौरियों को जहाँ पर एहतियात करनी है, फॉग से बचना है, फॉग में दौरान सफ़र अपनी जो है वो स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है। वहीं फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में भी अपना किरदार निभाएं। कोशिश करें कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाएं ताकि मिट्टी जो है वो ना उड़े। इसी के साथ साथ बात करते हैं लाहौर के मौसम के हवाले से। तो मतलब जिसके तौर पर अबर आलूद है, सूरज की हल्की फुल्की किरणें भी जो है वो बिखरी हुई हैं, लेकिन एहसास बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि सूरज जो है वो मौजूद है, क्योंकि सर्दी ने अपनी शिद्दत इख्तियार की हुई है और आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। रंग बिरंगे फूलों में निखार भी देखने में नजर आ रहा है। हवाओं का सिलसिला भी 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर के बासी ठहर रहे हैं। आज तो बाकायदा मुझे भी अच्छी खासी सर्दी का जो है वो एहसास हुआ, क्योंकि सुबह सुबह घर से निकला और फिर अपना बिस्तर छोड़कर निकलना तो बहुत ही ज़्यादा जो है कठिन बात होती है। थैंक यू सो मच कोमल, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी अपने मेहमान से मुलाकात कराने वाले हैं। हमेशा आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही मुनफरिद अंदाज। हमारे साथ गुलकार नदीम अब्बास मौजूद हैं, जो कि आज के स्पेशल दिन में स्पेशल खराज तहसीन कायद-ए-आज़म साहब को भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब आपसे ये तो नहीं पूछना चाहिए कि आप कब से गा रहे हैं। जिस तरह से हमने हमेशा आपकी आवाज़ का जादू जगाते आपको देखा है, लेकिन क्योंकि आज डिफरेंट डे है और डिफरेंट थोड़ा सा अंदाज होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात बिलाशुबा वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जहां आज उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, वहीं हम चाहते हैं कि आप भी एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश कीजिए। जरूर श्योर। और बहुत ही खूबसूरत वो स्कूल के टाइम याद आ जाते हैं और वाकई हमें आज के दिन यही वादा करना है और अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, क्योंकि ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर दी। एक्चुअली हमें इस अज़म का इजहार करना है कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। हमारे पास क्योंकि वक्त कम होता है, तो हमारे गेस्ट क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज के स्पेशल दिन की मुनासबत से एक और मिली नगमा सुन लेते हैं, फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है। एक और नगमे की गुजारिश है आपके साथ। बहुत ही खूबसूरत और एक वो जज्बा हुब्बुल वतनी कहते हैं ना, आपने वो सुबह सुबह सरशार कर दिया है, वो आपको बड़ा एक्टिव कर दिया है इन चीज़ों। थैंक यू सो मच नदीम, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम साथ ही साथ जहां आपके लिए एंटरटेनमेंट रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, आपकी सेहत का ख्याल भी हमेशा हमारी तरजीहात में रहा है। तो आज की हेल्दी टिप में आपको टिप देंगे जी, तो देख लेते हैं सेगमेंट टुडेज हेल्दी टिप। हमारे फिटनेस ट्रेनर जुहेब हमारे साथ मौजूद हैं, सो हम चलेंगे जुहेब की तरफ। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और आज हम इस टॉपिक की बात करें। बहुत बड़ा मसला है, इस पूरी कौम का मसला है। और मसला क्या है भाई? साइड अब्डोमिनल फैट नहीं जा रहा। अब फैट को कैसे कम करना और कौन सी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से लोग फैट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बजाय कि वो फैट कम कर रही है आपको और इंजर्ड कर रही है। उस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और उसका सब्स्टिट्यूशन बताएंगे कि एक्चुअल एक्सरसाइज है कौन सी, जिसकी वजह से आप अपना साइड का फैट रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह वार्म अप करेंगे। वार्म अप विद मार्च। और विंटर्स हैं तो कोशिश करें एटलीस्ट कभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, सुबह करें, शाम करें, दोपहर के जब भी एक्सरसाइज करें, कोशिश करें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का वार्म अप होना चाहिए। आई रिपीट 10 to 15 मिनट्स। इतने में लोग एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, इतनी मैं बोल रहा हूँ कि इतना वार्म अप होना चाहिए, बिकॉज जितना अच्छा वार्म अप करोगे उतनी अच्छी एक्सरसाइज होगी। और बॉडी को प्रिपेयर करना प्रॉपरली एक्सरसाइज करें। अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करोगे तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज मिथ से। ये वो एक्सरसाइज है जो हर बंदा जिम में जाके कोशिश करता है, बार अपने ऊपर रख के या ट्विस्टर यूज करते हैं और रोटेशन शुरू कर देते हैं। और हम ये समझ रहे होते हैं कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम अपने साइड का फैट बर्न कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एक्सरसाइज से सिर्फ एक काम होता है, वो ये कि जब 100 बंदे एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना और हर दूसरा बंदा पूछेगा पहले से कि यार जब एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो क्या तुम्हें यहाँ पे लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो हर बंदा कहेगा हाँ हो रहा है। और हम ये समझते हैं कि शायद इस एक्सरसाइज से पेन होता है, जबकि असल में मसला ये है कि एक्सरसाइज ही गलत है। इंटरनेशनली बैन है, साइंटिफिकली बैन एक्सरसाइज है ये। बिकॉज जब हम इसको पूरा रोटेशन करते हैं अपने, तो होता कि हमारी स्पाइन हाइपर रोटेशन की तरफ जाती है। जब हाइपर रोटेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी डिस्क स्लिप हो सकती है, हमारा मसल टीयर हो सकता है। उसकी वजह से जब मोस्टली लोगों का मसल टीयर हुआ होता है और हम एक से बात करते हैं और पूछते हैं तो पता चलता है कि हर दूसरे बंदे को पेन है और हम ये समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल है, जबकि नॉर्मल नहीं है, दिस इज डेंजरस। तो अब करना क्या है? इस एक्सरसाइज को हमने नहीं करना, उसकी जगह पे दूसरी एक्सरसाइज करनी है। डंबल साइड बेंड कर सकते हैं हम। डंबल साइड बेंड में भी एक मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हमने दोनों हाथों में डंबल पकड़े होते हैं और कभी राइट और कभी लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये भी गलत है कि हमारे दोनों हाथों में डंबल है। हमने क्या करना है? जस्ट एक हाथ में डंबल पकड़ना है। ये बिल्कुल
लॉ ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने दोनों हाथों में इक्वल वेट पकड़े हैं, 5 kg के फॉर एग्जांपल दोनों पकड़े हैं, तो हमारी बॉडी इक्वल हो गई है। तो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो हमारा वेट ऑब्वियसली खुद ही उसको नीचे लेके जा रहा है, मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर मेरे सिर्फ एक हाथ में डंबल है और मैं पुल कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी इस वक्त इम्बैलेंस है, एक हाथ में वजन है एक में नहीं है। तो जब अब मैं पुल कर रहा हूँ तो मेरा एक्चुअली मसल यूज हो रहा है। लेकिन अगर मेरे दोनों हाथों में वेट होगा और मेरा इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गई, या कोई भी फोर्स है मशीन से है या कोई भी अगर फोर्स जीरो होगी, तो हम अपना मसल को यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो वो लोग जो दो डंबल पकड़े एक्सरसाइज करते हैं वो भी गलत है। सिर्फ एक हाथ में डंबल पकड़ेंगे और डाउनवर्ड जाएंगे, ऑपोजिट साइड पे जाएंगे। जिस हाथ में डंबल है इसके इस तरफ नहीं जाओगे, आप ऑपोजिट साइड पे जाओगे और 10 रैप्स करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ऐसे फिर दूसरे हाथ में पकड़ेंगे और उसके अगेंस्ट जाएंगे। हर मसल अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ट्रेंड होता है, और हम इसको इस वक्त अगेंस्ट। थैंक यू सो मच सुहेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी और आपकी कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।